हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं भूदेव शर्मा आपको आज पतंग नामक कविता का भावार्थ कराने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए। कवि आलोक धनवा ने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, उमंगों और उत्साह का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की भी हदें हैं। बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा आता है। तितलियों की रंगीन दुनिया है। दिशाओं की यानी ऐसा लग रहा है मानो दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय बना हुआ है, तो दूसरी ओर वह गिरते गिरते जब बालक बच जाता है तो उस पर विजय प्राप्त हो जाती है और गिर करके संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद व खुद उनके पास चला आता है। छत पर घूमते हुए बालक पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते उड़ाते पूरे छत को नाप लेते हैं। इधर से इधर दौड़ते रहते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारी पृथ्वी उनके पैरों के नीचे स्वयं चली आ रही है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के अंधेरे के बाद शरद ऋतु की उजाले की ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? बिल्कुल। तो देखिए, कवि का बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित यह काव्य रचना है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि आलोक धनवा कहते हैं कि सबसे तेज बौछारों वाला समय भादों का महीना व्यतीत हो गया है। भादों के महीने की रात्रि के बाद शरद ऋतु की सवेरा हुआ है, अर्थात शरद ऋतु का आगमन हुआ है। शरद ऋतु के आगमन का अनुपम सौंदर्यीकरण करते हुए कवि आलोक धनवा कहते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद ऋतु के सूर्योदय का आभास कराते हुए कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का सवेरा ऐसा है जैसे खरगोश की आंखों की लालिमा को धारण किया हुआ है, अर्थात खरगोश की आंखें जैसे लाल होती है उसी प्रकार शरद ऋतु का सवेरा लालिमा को धारण किए हुए दिखाई दे रहा है। उपमा अलंकार और मानवीकरण भी। शरद आया पुलों को पार करते हुए, मानवीकरण अलंकार। शरद ऋतु को मानव प्रवृत्ति पर आरोपित कर दिया, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु वर्षा ऋतु की अनेक प्रकार की समस्याओं, भीषणताओं को, संकटों को पार करते हुए उदय हुई और वह शरद रूपी बालक अनेक प्रकार की समस्याओं को, पुल रूपी समस्याओं को पार करता हुआ अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब देखिए, शरद ऋतु में जब सूर्य उदय होता है तो बड़ा चमकदार चटकदार सूर्य होता है और उस चटकदार सूर्य में हर कोई बैठने का, रोशनी में हर कोई बैठने का उत्साह रखता है। आप प्रातःकाल हुई की छत पर पहुंचे, बाहर आंगन में आ गए धूप खाने के लिए, शरद ऋतु। तो वह चमकदार रोशनी सूरज की सुहावनी होती है। ऐसे मौसम में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शरद रूपी बालक अपनी चमकदार साइकिल को चलाता हुआ चला आ रहा है। कैसे चला रहा है? तेजी के साथ। सूर्य की चमक तेजी से बढ़ती जा रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो शरद रूपी बालक अपनी चमकदार साइकिल को तेजी से चलाता हुआ आ रहा है। बच्चे उत्साह के साथ पतंग उड़ाने के लिए लालायित रहते हैं, तो जैसे ही धूप खुलती है बच्चे छत पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो वह शरद रूपी बालक अपनी साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाते हुए अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी ओर बुला रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार।
आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। शरद ऋतु में आसमान में उड़ने वाली पतंगें बांस की कमानी के द्वारा बनती है, पतले कागज से बनती है। तो कवि कहते हैं कि शरद रूपी बालक ने आसमान को इतना कोमल और मुलायम बना दिया कि पतंग सहजता से आसमान में ऊपर उड़ सकती है। पतंग का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु पतंग आसमान में ऊपर सहजता से उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज आसमान में सहजता से उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी जो पतंग बनाने के लिए प्रयोग की जाती है वह सहजता से आसमान में उड़ सके। इतना कोमल आसमान के वातावरण को बना दिया है। और जैसे ही पतंगें उड़ने लगेंगी कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को छा जाने से कवि ने तितलियों का रूप दिया है कि पतंग उड़ते ही बच्चों की सीटियां, उत्साह से किलकारियां और उमंग की तितलियां सी लगती हुई पतंगों की नाजुक दुनिया आसमान में छाई हुई सी दिखाई देती है। बच्चों का कोमलता और उनकी भावनाओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, प्रश्न बनता है। तो कवि कहेंगे कि बच्चे जन्मजात इतने कोमल होते हैं कि मानो रुई की कपास की भांति कोमलता धारण किए हुए जन्म लिया हुआ हो। यानी बच्चे जन्म से ही रुई जैसी अर्थात कपास जैसी कोमलता को धारण किए हुए होते हैं। और जब वो पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते हुए उनके पैर तीव्र गति से छत पर दौड़ते रहते हैं। इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस स्वयं पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास चली आ रही है, क्योंकि छत पर यूं राउंड करते हैं, घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो ऐसा लग रहा है कि स्वयं पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों की तरफ चली आ रही है। जब वो पतंग उड़ाते हुए दौड़ने लगते हैं बेसुध, जब बालक पतंग उड़ाते हुए छतों पर बेसुध होश हवास खोए हुए दौड़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है मानो उनके पैरों ने छतों को भी नरम बना दिया है। नंगे पैर जब छत पर पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं तो उनके वह पथरीली छत भी, कंक्रीट हुई छत भी नहीं चुभती है। तो ऐसा लगता है मानो छतों को भी उनके पैरों के द्वारा कोमल बना दिया है, जिससे उनके पैरों में आहत यानी नष्ट क्षति नहीं हो। दिशाओं को मृदंगों की तरह बजाते हुए और जब पतंग उड़ाते हुए वे आनंदित होते हैं तो चारों दिशाओं से नगाड़ों की तरह ध्वनि गुजरने लगती है, आवाज आने लगती है। तो बच्चों ने सारी दिशाओं को नगाड़ों की तरह गुंजायमान कर दिया है। और जब वे छलांग लगाकर पेंग भरते हुए यानी छलांग लगाकर चले आते हैं, जब छलांग लगाकर आगे बढ़ते हैं और जब गिरने से बच जाते हैं तो लचकदार यूं हो जाते हैं। तो उसका भाव वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि जब बालक पतंग उड़ाते हुए पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, जब बालक छलांग लगाते हुए तेजी के साथ अपने शरीर को पेड़ की भांति पेड़ की डाली की तरह लचकदार बनाते हुए पतंग उड़ाते हुए चले आते हैं, जब छतों के खतरनाक किनारों पर वो पहुंच जाते हैं तब वे उन खतरनाक किनारों से गिरते गिरते बच जाते हैं। तो उन्हें उस समय गिरने से बचाते हैं उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचक शरीर का संगीत। जो उनके रोमांचकारी शरीर में संगीत की मधुर ध्वनि निकलती हुई दिखाई देती है, वह मधुर संगीत ही उनको उस छत के खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेता है। कवि कहते हैं कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। आप देखिए एक चुटकी में एक धागा रहता है और उसके सहारे बच्चा गिरते 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 यूं खतरनाक किनारों पर पहुंच जाता है। केवल उस धागे के सहारे वह बच जाता है। तो कवि कहता है पतंग की धड़कती ऊंचाइयां, पतंग ऊंचाइयों पर उड़ रही हैं और
धड़क रही हैं, झटके के धड़कती हैं, तो उनकी ऊंचाइयां उन्हें महज केवल मात्र एक धागे के सहारे बचा लेती है, थामे रोके रखी हैं। और ऐसा लग रहा है मानो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, आसमान में पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ते से दिखाई दे रहे हैं। इतना उत्साह उमंग उनके हृदय में भरा पड़ा है। अपने रंध्रों के सहारे माना अपने रोम छिद्रों के सहारे निकलने वाली मधुर संगीत के भाव में वो स्वयं भी पतंगों के साथ उड़ते हुए से दिखाई दे रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, अगर पतंग उड़ाते हुए बालक जब छतों की कॉर्नर पर पहुंच जाते हैं और गिरते गिरते बच भी जाते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है और उत्साह के साथ वे आत्मशक्ति आत्मबल के साथ तीव्र गति से और पतंग उड़ाने लगते हैं। तब और भी निडर होकर वे सुनहरे सूरज के सामने एक चुनौती बनकर आते हैं। तब और भी तीव्र गति से वे पृथ्वी पर घूमते हुए पतंग उड़ाते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी और भी तेज गति से घूमती हुई उनकी बेचैन पैरों के पास चली आ रही है। क्या मतलब? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कवि आलोक धनबा द्वारा विरचित पतंग नामक काव्य से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 2 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में बाल मनोवैज्ञानिक भाव का चित्रण करते हुए वर्षा ऋतु के उपरांत आए शरद ऋतु के मनमोहक दृश्य का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने की उमंग का उत्साह का भाव प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में सबसे तेज वर्षा की बौछारों करने वाले भादों के महीने की रात्रि व्यतीत हो गई और शरद ऋतु का सवेरा उदय हुआ। शरद ऋतु का सवेरा ठीक खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दिखाई दे रहा था। शरद रूपी बालक वर्षा ऋतु की अनेक समस्याओं का मुकाबला करता हुआ उत्पन्न हुआ। वह शरद रूपी बालक अनेक प्रकार की समस्याओं को रूपी पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए, अर्थात शरद ऋतु का सूर्य चमकदार रूप में रोशनी फैलाते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो शरद रूपी बालक अनेक प्रकार की वर्षा ऋतु की समस्याओं का मुकाबला करता हुआ अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाता हुआ, तेजी से घंटी बजाता हुआ, जोर जोर से अपनी चमकदार इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारे करते हुए अपनी ओर बुला रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा था। और पतंग उड़ाते समय ऐसा लग रहा था कि शरद रूपी बालक ने आकाश को इतना कोमल बना दिया कि पतंग सहजता से ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और सबसे रंगीन वस्तु पतंग सहजता से आसमान में उड़ सके। कवि कहते हैं कि पतंग बनाने के लिए दुनिया का सबसे पतला कागज प्रयुक्त होता है और बांस की सबसे पतली कमानी उसमें लगती है। तो कवि कहते हैं कि शरद रूपी बालक ने आसमान को इतना कोमल और मुलायम बना दिया कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु पतंग सहजता से आसमान में उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज सहजता से आसमान में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी जो पतंग बनाने में प्रयुक्त होती है वह सरलता से आसमान में उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियां, बच्चों की आनंदित कर देने वाली किलकारियां और सीटियां प्रारंभ हो सके, और जैसे ही पतंग आसमान में छाने लगेंगी तो आसमान तितलियों की भांति आसमान में एक नाजुक दुनिया सी दिखाई देगी। अर्थात तितलियों की तरह उड़ते हुए तितलियों जैसी एक नाजुक कोमल दुनिया आसमान में दिखाई देने लगेगी। बच्चे इतने कोमल स्वभावत जन्मजात और स्वभावतः इतने कोमल होते हैं कि ऐसा लगता है मानो कपास की कोमलता उन्होंने जन्म से ही प्राप्त अपने साथ में धारण की हुई है। पृथ्वी पतंग उड़ाते हुए बालकों के अद्भुत सौंदर्यकरण करते हुए कवि कहते हैं कि जब बालक पतंग उड़ाने लगते हैं
तो बेचैन हुए पैरों से पृथ्वी पर घूमते, छतों पर घूमते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी घूमती हुई स्वयं उनके पैरों के निकट चली आ रही है। जब पतंग उड़ाते हुए बालक बेसुध होकर के यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है मानो उनके पैरों ने छतों को भी नरम बना दिया है, जिससे कठोरता उनको नहीं व्याप रही है। पतंग उड़ाने की उत्साह रूपी भाव को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए वे बालक दिशाओं में, चारों दिशाओं में नगाड़ों की ध्वनियों की तरह गुंजायमान स्वर निकालते हुए आनंदित हो रहे हैं। और जब पतंग उड़ाते हुए बालक छलांग लगाते हुए पेड़ की डाली की तरह अपने शरीर को लचीला कोमल बनाते हुए अक्सर जब वे छतों की खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं और गिरते गिरते बच जाते हैं, तो उस गिरने से उनके शरीर से निकलने वाली रोमांचकारी ध्वनि ही उन्हें बचा लेती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कवि कहते हैं कि पतंगों की ऊंचाइयां जब आसमान में गहरी ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं तो बालक अपने आनंद विभोर हो जाता है। तो केवल मात्र एक धागे के सहारे वह पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन बालकों को थामे रखती हैं, बच्चों को थामे रखती हैं। और ऐसा प्रतीत होता है मानो पतंग के साथ साथ आसमान में वे स्वयं भी उड़ रहे हैं। कैसे? अपने शरीर के रोम छिद्रों के सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि के कारण वे भी उड़ते हुए से दिखाई दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि अगर वे बालक पतंग उड़ाते हुए कभी छतों के खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं और कभी गिरते गिरते बच भी जाते हैं, तब उनमें उत्साह और निडरता का भाव और तीव्र गति से भर जाता है और सुनहरे सूरज के सामने वे चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं और भी अधिक गति से, तीव्र गति से विचरण करते हुए पतंग उड़ाते रहते हैं। कवि कहता है तब ऐसा लगता है कि और भी तेज गति से पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास स्वयं चली आती है और उनके बेचैन पैरों को शांति प्रदान करती है। ऐसा दिखाई देता है। ये था इसका पाठ का भावार्थ। अब हम आपको अगले वीडियो में, अभी इस पाठ के आपको PDF में क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे अगले पाठ की तरफ आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।